तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, पॉजिटिव खबरें आपको बताने के लिए और अन्य बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो है आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना साथियों, चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा हमारी बातें खबरें वायरल होंगी उतना ज़्यादा लाभ देश को मिलेगा, इसलिए तमाम साथी इसे अपना फ़र्ज़ समझकर शेयर भी कर दिया करें। जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके पास हुआ करें उन सब पर, चाहे ग्रुप हों, पर्सनल हों, दोस्त हो, मित्र हो, सबको शेयर कर दिया करें इस काम को। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, आपके सवालों के जवाब मिलते रहें और हम और आप मिलकर जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को जीत सकें। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री हैं, जिनकी ड्यूटी है बर्ड्स एक्ट को देश भर में लागू करवाना, पंकज कुमार साहब, उन्होंने एक लोकसभा के सदस्य हैं, उनके प्रश्न के जवाब में उन्होंने सवाल किया होगा लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री से बर्ड्स एक्ट को लेकर के। तो उस पर वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी ने अपना लिखित जवाब दिया है। सांसद का नाम है श्री रमाशंकर राजभर साहब। ये लोकसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में ये रहते हैं। तो इनको मंत्री महोदय ने लिखा है कि मैं आपका ध्यान दिनांक इतने को लोकसभा में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में फर्जी कंपनियों तथा सोसाइटियों द्वारा ठगे गए लोगों को धनराशि वापस दिलाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में उल्लेख किया है। मंत्री महोदय लिखते हैं कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक पूंजी योजनाओं, बहुस्तरीय विपणन, MLM, फर्जी कंपनियों, सोसाइटियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय घोटाले से लोगों को बचाने के लिए कानून बनाने का संबंध है, इस संबंध में ये नोट किया जा सकता है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को दिनांक 31/7/2019 को अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में अवैध रूप से चलाई जा रही जमा राशि स्वीकार करने के कार्यकलापों के खतरे से प्रभावी रूप से निपटना है, जिनमें लोगों को उनकी कड़ी मेहनत से बचाई गई धनराशि को ठगने के लिए विनियामकीय खामियों और कठोर प्रशासनिक उपाय न किए जाने का सहारा लिया जाता है। इस कानून के मुख्य लाभार्थी अवैध योजनाओं द्वारा ठगे जाने वाले गरीब और भोले भाले लोग हैं। फिर मंत्री जी कहते हैं कि इस अधिनियम में सुरक्षा उपाय के रूप में कड़ी सज़ा और भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें उन मामलों में जमा राशियों को वापस लेने अथवा पुनर्भुगतान के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जहां ऐसी योजनाएं अवैध रूप से जमा राशि जुटाने में सफल रहती हैं। इस अधिनियम में जमा स्वीकार करने वाली संस्था द्वारा चूक के मामलों में संपत्तियों, आस्तियों की कुर्की तथा तत्पश्चात धनराशि प्राप्त करने एवं जमाकर्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों द्वारा सक्षम प्राधिकारियों को नामोर्द निर्देशित करने का उपबंध किया गया है अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में।
इसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए तथा जमाकर्ताओं को धनराशि वापस किए जाने की निगरानी करने के लिए इस अधिनियम में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा न्यायालयों को नाम निर्देशित किए जाने का भी उपबंध किया गया है अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में। चौथी बात मंत्री महोदय लिखते हैं कि मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूँगा कि एक व्यापक केंद्रीय कानून होने के कारण इस अधिनियम में राज्य कानूनों की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया गया है। यानी राज्यों के जो अपने कानून थे उनकी भी जो बेहतर से बेहतर पद्धति थी उनको भी समाहित कर लिया गया है, जबकि कानून के उपबंधों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सक्षम प्राधिकारी तथा नामित न्यायालय को पहले ही नियुक्त अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। आशा है आप इस वस्तु स्थिति से सहमत होंगे। सादर संलग्न यथोक्त जारी किया आपका पंकज चौधरी। और साथियों, ये बाकायदा शासकीय पत्र है, किसी मंत्री की कोई घोषणा नहीं है। तो जो साथी उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हाँ बट्स अधिनियम लागू नहीं है, बट्स एक्ट, वो इस पत्र को तमाम ज़िलों के जिलाधिकारियों को इसकी कॉपी निकाल करके दे सकते हैं। ये बाकायदा संसद में मंत्री ने लिखित जवाब दिया है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये मैं आज फेसबुक पर भी लगाए दे रहा हूँ, वहाँ से ले लेना। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सुबह ही सर्कुलेट कर दिया था। तो ये एक बड़ी प्रमाणिक दस्तावेज आपके पास है, जिसे दिखाकर आप अपने अपने जिला कलेक्टर्स को झुका सकते हैं। उनकी वाहियात जो बातें हैं कि हमारे यहाँ लागू नहीं है, उनको ये पत्र दिखा देंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में लागू है। और किताब भी दिखा सकते हैं साथ में। ये किताब तो है ही, पब्लिश हो चुकी है पूरी तरह से। और अगर कोई अधिकारी मांगे तो उसको ये किताब मुफ्त में हम उपलब्ध करा देंगे। हमारे किसी साथी को इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो अपने उपयोग के लिए लेना चाहता है तो इसका मूल्य देना उसे पड़ेगा साथियों। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए, पॉजिटिव खबर है। और दूसरी खबर साथियों इसी तरह की ये राजस्थान के लिए है। संजय शर्मा हैं, राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। इन्होंने भी पत्र अपने मुख्यमंत्री को लिख दिया है कि बट्स एक्ट के तहत उसमें जो भी खामियां पूर्ववर्ती कांग्रेस गहलोत सरकार ने राजस्थान में छोड़ी थी, उनको त्रुटियों को ठीक किया जाए, संशोधित किया जाए नियमावली को। जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बनाया जाए। पूरे ज़िलों में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करके ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे स्वीकार किए जाएं और उनका भुगतान 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना किया जाए। तो राजस्थान में कई मिनिस्टर्स ने ऐसे पत्र लिखे हैं, तमाम विधायकों ने लिखे हैं। ये भी एक पॉजिटिव खबर है साथियों हमारे लिए। और एक और बड़ी पॉजिटिव खबर साथियों आज कर्नाटक से भी आई है। कर्नाटक सरकार के एक मजिस्ट्रेट ने एक रिप्लाई में कहा है, किसी साथी ने, वहाँ के ने, ये नाम चूँकि थोड़ा अजीब से होते हैं, सतप्पा मगादुम्मा कुछ इस तरह का नाम है साथी का, उन्होंने पत्र भेजा था प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने वो पत्र वहाँ के मुख्य सचिव को भेजा कर्नाटक के को। मुख्य सचिव ने ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट गोकक कोई जगह का नाम है कर्नाटक में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहेब बुगाड़े ज़्यादा बेहतर से बता सकेंगे। किसी साथी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें सीधे सीधे मजिस्ट्रेट साहब ने ये लिख दिया है कि इस कार्यालय में बट्स अधिनियम 2019 के लिए आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा और आपको अपने आवेदन के साथ पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, अपने पैन कार्ड की कॉपी और जो भी आपके पास बॉन्ड्स वगैरह हों उनकी जीरोक्स कॉपी लगा करके आप आवेदन बट्स एक्ट के तहत भुगतान के लिए कर सकते हैं। तो कर्नाटक में भी जो डीसी लोग कहते हैं कि बट्स एक्ट के तहत नहीं KPID के करो, उनको ये पत्र दिखाकर कर्नाटक के साथी लाभान्वित हो सकते हैं, अपनी जमा राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
कर्नाटक से ही एक सांसद महोदय हैं रमेश सी जिंगाजिनागी, लोकसभा के सदस्य हैं ये बीजापुर से। इन्होंने देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके मुझे भेजा गया है। बट्स एक्ट के लिए ही है साथियों ये भी, तो इसको भी मैं फेसबुक पर लगा रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और आज बड़ी खबर है साथियों, भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रस्ताव आ गया है कि हम वित्त राज्य मंत्री या वित्त मंत्री भारत सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करें, मामले को शॉर्ट आउट करें और आंदोलन को वापस लें। लेकिन साथियों, आंदोलन हम तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक भुगतान आरंभ नहीं हो जाता, दोषी अधिकारियों और ठगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर दी जाती। चूँकि 2 साल हो चुके हैं लगभग, बहुत सारे स्थानों पर बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान के दावे दाखिल किए गए, उन पर अभी तक कोई भी प्रोसीडिंग सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों ने आरंभ नहीं की है। तो जो 180 दिन का वचन सरकार ने दिया था आपकी जमा राशि 2 से 3 गुना वापस करने का, उसमें प्रशासन विफल रहा है, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी विफल रहे हैं। उन्होंने लापरवाही कहें या बेईमानी के कारण अभी तक किसी का भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे दोषी अधिकारियों को सबसे पहले भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर दंडित करें। अगर कोई राज्य ही दोषी है तो राज्य को भी दंडित किया जाए, उसकी आर्थिक सहायता रोकी जाए, संभव हो तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए 356 के अंतर्गत, आर्टिकल के अंतर्गत। चूँकि ये कानून का सरेआम उल्लंघन है जो राज्यों ने अभी तक लोगों का भुगतान नहीं किया, आवेदन लेकर के भी। जहाँ आवेदन नहीं हुए वो तो बहुत बड़ा अपराध है, जहाँ आवेदन हो गए वहाँ भी अगर भुगतान नहीं हुआ है तो ये राज्य की विफलता है लॉ एंड ऑर्डर की। इसलिए ऐसी राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सरकार से ये मांग हम रखेंगे। जब भी वार्ता होगी संभवतः बहुत जल्दी डेट फिक्स हो जाएगी, लेकिन हम उस वार्ता में हमारी ये शर्तें दोनों सम्मिलित रहेंगी कि पहले तो भुगतान आरंभ करवाएं तुरंत, जिन लोगों के आवेदन जमा हैं उनका पैसा दिलवाएं। चूँकि उनके आवेदन पर प्रोसीडिंग नहीं हुई, ये शासन और प्रशासन की गलती है, तो भले ही उन्हें अपनी पॉकेट से करना पड़े, लेकिन सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी तुरंत अविलंब भुगतान आरंभ करें, या सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करके घर बिठा दे, शासन की कुर्सी से हटा दे, और दूसरा अधिकारी जो भी आए उसको अविलंब इस भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करने का आदेश दिया जाए। तो भी वार्ता सरकार के साथ आगे बढ़ सकती है, आंदोलन वापस लिया जा सकता है। और साथ साथ एक शर्त हमारी ये भी रहेगी कि सहारा CRC पोर्टल, PACL पल्स, सेबी रिफंड पोर्टल, आदर्श जैसी सोसाइटियों पर जो आपने लिक्विडेटर बिठा दिए हैं बट्स एक्ट बन जाने के बाद, उन सब को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करके तमाम कंपनी, सोसाइटी, निधि, फर्म, SSG, NBFC इत्यादि का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आवेदन लेकर ज़िला स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रारंभ करवाया जाए। तभी सरकार के साथ हम कोई सार्थक वार्ता करेंगे, अन्यथा हम लगातार सरकार का विरोध करेंगे और सरकार या तो सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करेगी या उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। हम उस सत्ता को धूल धूसरित कर देंगे, धूल में मिला देंगे, जो सत्ता देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए सार्वभौमिक कानून, भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत नहीं करेगी। वैसे खबरें और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी जगह एक्शन शुरू कर दिए हैं सरकार ने। ठगों की गिरफ्तारी की जा रही है, आपके आवेदनों की फीडिंग की जा रही है, कई जगह नए स्थानों पर भुगतान पटलों की स्थापना की जा रही है। तो कुल मिला के लॉलीपॉप तो कई सरकार देने का प्रयास कर रही है, लेकिन साथियों लॉलीपॉप में फंसना नहीं है, हमको अब भुगतान चाहिए। चूँकि ठगों ने
अति कर दी है, देश को खोखला कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के शक्ति से एक खबर आ रही है कि सीधे सीधे वहाँ ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ब्रांच स्थापित करके लोगों को ठग लिया, नौकरी लगाने के नाम पर उस ब्रांच में और जमा योजना चलाकर एसबीआई का बाकायदा बोर्ड और बैनर लगाया और लोगों को ठग लिया। तो जब भारत सरकार के बैंक की शाखा खोलकर खुलेआम हो भी लोगों को ठगा जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है। और इसे आज़ाद कराने के लिए हम कोई भी बलिदान, कोई भी त्याग करने के लिए तत्पर हैं। भले ही हमारा आंदोलन और कुछ दिन खिंच जाए, हमें और त्याग करना पड़े और लड़ाई लड़नी पड़े, हम पीछे कदम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाते हुए तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान और निर्दोष एजेंट साथियों को रोजगार, पुनर्वास, सम्मान, सुरक्षा का अधिकार नहीं दिला देते। तो ये तीनों मांगें बहुत महत्वपूर्ण है हमारी साथियों। और आंदोलन का विस्तार करने के लिए हम 10 तारीख से निकल रहे हैं। 10 तारीख को मुरैना के कलेक्टर साहब ने हमारे एक कमेटी गठित करने की बात की है कि 10 लोगों की कमेटी गठित कर लें और आप आके वार्ता करें, भुगतान पटल की स्थापना कराएंगे, भुगतान भी कराएंगे। तो 10 तारीख को हम मुरैना पहुंच रहे हैं और मेरा प्रस्ताव है कि 11 को आगरा वाले भी अपने यहाँ इस तरह का कार्यक्रम रख लें ताकि हम वहाँ कलेक्टर और कमिश्नर से मिलकर उनसे पूरी वार्ता कर सकें। और उसके अगले दिन चूँकि दशहरा है, फिर छुट्टी है संडे की, तो 2 दिन के लिए हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। यानी 12, 13 को, 14 को मैं चाहता हूँ भरतपुर राजस्थान में कार्यक्रम रख लिया जाए और 14 में ही मथुरा भी हम कर लेंगे। चूँकि अपने वाहन से रहेंगे तो 2-2 ज़िले एक दिन में किए जा सकते हैं। 15 को हाथरस और एटा किया जा सकता है, 16 को कासगंज और अलीगढ़ किया जा सकता है, 17 को गाज़ियाबाद और नोएडा किया जा सकता है, 18 को बुलंदशहर और संभल किया जा सकता है। फिर 2 दिन की छुट्टी है, 21 को बिजनौर और अमरोहा किया जा सकता है। साथियों, ये मेरी तरफ से आप सबको प्रस्ताव है, इसको कर लें। ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा अभी करने की स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन इतनी जगहों पर हम अपने वाहन से, अपनी गाड़ी से यात्राएं कर सकते हैं 2-4 साथियों को साथ बिठाकर, ताकि खुलकर ऑफिसर्स से बात हो सके। और इस तरह की कमेटियों वाले प्रस्ताव तो फतेहपुर से भी वहाँ के एडीएम ने दिए थे। तमाम जगहों पर इस तरह के प्रस्ताव हैं, अलीगढ़ से भी इस तरह का प्रस्ताव है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के प्रस्ताव भेज रहे हैं। कमिश्नर गाज़ियाबाद ने भी एक बहुत अच्छा पत्र भेजा है, वो भी हमारे दर्शन जी ने आज भेजा है। और इसी संदर्भ में साथियों हमारे 4 अक्टूबर को आज हमारे फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश के साथियों ने वहाँ के श्याम बिहारी लाल विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे लखीमपुर खीरी के साथियों ने अपने लोकल सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हमारे सहारनपुर के साथियों ने अपने लोकल सांसद को ज्ञापन सौंपा है, इमरान हुसैन साहब को। और हमारे संभल के साथियों ने अपने सांसद जियाउल रहमान वर्क जी को ज्ञापन सौंपा है। और साहब और कौन कौन साथियों ने सौंपा है, शिवपुरी में भी साथियों ज्ञापन सौंपा गया है हमारे साथियों ने। और शिवपुरी वाले साथी तो बाकायदा शिकायत भी कर रहे थे कि साहब आप शिवपुरी का नाम नहीं लेते हैं, तो और मैं तो 100 रुपये दे कर के, वो धमकी भी दे रहे हैं एक तरह से, मैंने 100 रुपये दे कर के आपको मेंबरशिप भी ली है। तो साथियों कई बार क्या होता है, आप ग्रुप में डाल के भूल जाते हैं, कृपया ग्रुप में ना डाला करें, पर्सनल पर ग्रुप में भी डालें, मुझे पर्सनल पर भी भेज दिया करें ताकि मैं आराम से आपका पढ़ के मैसेज उसको बता सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, शिवपुरी वाले साथियों का भी, कि उन्होंने अपने सांसद श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया, जो नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं भारत सरकार में, उनको ज्ञापन देकर भुगतान की मांग की है। और कल मैं गलती से गुजरात का सूरत शहर बोल गया था, वहाँ संसद सदस्य हैं सुरेंद्र नगर के चंदूभाई शिहोरा,
उनको सुरेंद्र नगर के साथियों ने, हमारे एल के खामला साहब जो वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, और दूसरे साथियों ने, उन्होंने ज्ञापन दिया था साथियों। तो इसके अलावा साथियों एक मूल बात मुझे बताने के लिए ये बच जाती है कि चूँकि बड़ा आंदोलन है, आपको सबको पता है, हमारे इसके लिए धन की आवश्यकता है। तो हमारे कुछ साथियों ने आर्थिक सहयोग हमको भेजा है, जिनमें ओम प्रकाश शर्मा जी फरह मथुरा से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण जी हैं, उन्होंने 10 रुपये भेजे हैं, 53 रुपये और भेजे हैं उन्होंने। ओम प्रकाश जी मथुरा वाले ही होंगे हमारे 500 रुपये वाले, 1 घंटे पहले। शशिकांत शर्मा जी ने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। प्रमोद कुमार जी ने 1 रुपया भेजा है। सुशील कुमार जी ने 20 रुपये भेजे हैं। बाबूलाल कुमार साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। दुष्मंत कुमार देवाता ने 1 रुपया भेजा है। और चेतराम जी ने 11 रुपये भेजे हैं। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवराव दूधभले साहब ने भी 251 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और इसी तरह साथियों रघुनाथ सैनी साहब हैं, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। महेंद्र सिंह जी ने 11 रुपये भेजे हैं। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस महादान के लिए। और तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारा चैनल सुनते हैं, हमारे श्रोता हैं, देशभक्त हैं, ठगी पीड़ित हैं, निर्दोष एजेंट साथी हैं, और जिनको ये लगता है कि हम देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहते हैं, वो तमाम साथी भले ही 1 रुपये से सहयोग करें, लेकिन आर्थिक सहयोग अवश्य करें, चूँकि ये राष्ट्रव्यापी स्तर का आंदोलन है। इसके लिए धन की बहुत आवश्यकता है। तो तमाम साथी धन का त्याग भी अवश्य करें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों आज कुछ नई नियुक्तियां की हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल साहब ने। श्री वेदपाल सिंह जी हैं बिजनौर से, इनको राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और इन्हें साथ साथ समन्वय का प्रभार सौंपा गया है कि देश भर में इनकी जो भी अपनी टीम है या इनके मित्रों की दूसरी टीम है, उन सब के साथ समन्वय करके पीएसीएल के लोगों को, सहारा इंडिया के लोगों को, रोज वैली के लोगों को, टोगो रिटेल मार्केटिंग के, जीसीए वालों को, आदर्श वालों को, या जो भी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित हैं, निर्दोष एजेंट साथी हैं, उन सब को संगठन के साथ जोड़ें, इस आंदोलन के साथ जोड़ें, ताकि हम आने वाले नवंबर में जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाएगा, तो पार्लियामेंट को ज़ोरदार ढंग से, प्रभावी ढंग से घेर सकें और सरकार को मजबूर कर सकें आप सबका भुगतान कराने के लिए। तो मैं इस तरह के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स जो भी हों, हमारे वेदपाल जी पीएसीएल पल्स के सीनियर लीडर रहे हैं, इस तरह के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि चाहे वो सहारा इंडिया के सीनियर लीडर हों, पीएसीएल के हों, रोज वैली के हों, जीसीए के हों, टोगो के हों, जिसके भी हों, आप सबका भी ये फ़र्ज बनता है कि अपने नीचे की डाउनलाइन के साथियों को मदद करें, उनके निवेशकों का भुगतान कराएं, ताकि हम इस गृह युद्ध की स्थिति से बाहर निकलकर देश की वास्तविक दुश्मनों से, ठगों से, बेईमानों से लड़ सकें। तो तमाम साथी इसमें सहयोग करें। हमारे प्रकाश शर्मा जी हैं खोबरागढ़े साहब, इनको ज़िला अध्यक्ष गढ़चिरौली बनाया गया है। और एक और साथी हैं देवराव गोविंदा, अच्छा ये तो हमारे दूधभले साहब का ही नाम है, उनको प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है साथियों। तो इस तरह से 3 नई नियुक्तियां हुई हैं। तीनों साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि तमाम आपसी मतभेदों को भुलाकर, आपसी अहम को मलमूत्र की तरह त्याग कर, जो हमारा ये मिशन भुगतान को लेकर असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा है, इस पर फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी देश के करोड़ों लोगों की भुगतान की पीड़ा का अंत करने में अपना
सर्वोच्च योगदान देंगे। मिलता हूँ कल इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि साथी जागरूक हो सकें और हमारे आंदोलनकारी साथियों में जो लगातार 34 दिन से बलिदान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, घर बार बीवी बच्चे सब छोड़कर देश की भलाई के लिए, उन तमाम साथियों में हौसला बना रहे, साहस बना रहे कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं हैं। उनका ये त्याग, ये बलिदान, कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। सबका भुगतान होगा, सबको सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार मिलेगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।